Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of preamble. हमने preamble स्टार्ट किया था और आज preamble का थर्ड लेक्चर है। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे सर इतना लंबा क्यों हम जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक है, ये चैप्टर हैं, चैप्टर को आधा नहीं छोड़ सकते और यू कैन से चैप्टर को इनकम्प्लीट आप नहीं पढ़ सकते हो। जो preamble है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट वुड बी रिपब्लिक, क्योंकि हम जो प्रियम्बल में टर्म्स का यूज़ किया गया है उनका मीनिंग हम समझेंगे और हम आज फिफ्थ टर्म पे आ जाएंगे। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड करो और इसी पीडीएफ को आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से कीवर्ड्स प्रियम्बल में यूज़ हो रहे हैं, सॉवरिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। आपका कोई भी स्टेटमेंट फिर पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर कितना भी टफ दे देगा ना पेपर, स्टिल आपका क्वेश्चन बनेगा। और हमेशा ये चीज़ याद रखो, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, आपका JKPSI का हो या JKPSC का एग्ज़ाम हो या आपका NT का आने वाला है या अभी JKS का प्री एग्ज़ाम आपके पास है, फिर मेंस में भी आपको सपोज लिखना है, आप उस सब्जेक्ट को क्यों ना एक ही बार में पढ़ो, एक ही बार लाइफ में पढ़ो, फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसी कंटेंट को आप बार बार पढ़ो और आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये मेरा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एक टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो और नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर रहे हो, तो वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा लाइफ में। ये आप याद रखो, अगर आपका उसमें से इजी क्वेश्चन आता है, आप उसको पिकअप करते हो बट वो सबको ठीक होता है, तो दैट विल नॉट गिव यू द सिलेक्शन। व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज़, अगर इस टॉपिक से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है एंड यू कैन ईजिली हैंडल दैट क्वेश्चन, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर एक्चुअली हमें चैप्टर वाइज कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जब एक स्टेट का हेड होता है, हम हेड को इलेक्ट करते हैं, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। जैसे कि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे, वो प्रेसिडेंट की बात करेंगे इंडिया में, हम उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं एक फिक्स टर्म के लिए, 5 साल के लिए, मतलब हम बोलते हैं इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या होता है। इसके भी दो किस्म है, बट बेसिक आइडिया आपको आया होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वन होता है मोनार्च और दूसरा होता है रिपब्लिक, ठीक है। एक होता है मोनार्च, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्च का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोनार्च, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, स्टेट का हेड का मतलब होता है कंट्री का हेड आप बोल सकते हो, या हाँ कंट्री का हेड ही आप बोलोगे, तो वो कौन होता है, वो किंग होती है या क्वीन होती है। जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ पर क्या पहले से किंग या क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ का नाम आपने सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर मोनार्ची चल रही है। अरे बात समझ? इंजॉयज ए हेरिडिटरी पोजीशन, ये इनकी हेरिडिटरी पोजीशन है, इनकी हेरिडिटी है, इस तरीके से आगे 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 चल रहा है ये, ठीक है। बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, या बेटी होगी तो बेटी आएगी, उसी तरीके से ये कंटिन्यूसली ये सिस्टम चलता आ रहा है, जिसको बोलते हैं मोनार्ची, मतलब किंग का रूल रहता है या क्वीन का रूल रहता है। दैट इज ही कम टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन। जैसे मैंने अभी बोला पहले, जैसे उसका जो था ग्रैंडफादर था, ग्रेट ग्रैंडफादर था, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर के बाद फादर, फिर वो खुद आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटे का बेटा आएगा, इस तरीके से ये चल रहा होता है, इसको बोलते हैं मोनार्च। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा हम देखेंगे रिपब्लिक, क्योंकि हमें रिपब्लिक को समझना है। हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है, वो आप डायरेक्टली इलेक्ट करो उसको, और यू कैन इनडायरेक्टली इलेक्ट। डायरेक्टली इलेक्ट का मतलब होता है लोग डायरेक्टली वोट देते हैं उसको, हेड को, जैसे कि USA में आप देखोगे। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, जैसे कि हम लोकसभा में हमारे मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में हमारे मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हमारे मेंबर्स होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं, फिर वो वोट देते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो वो बन गया इनडायरेक्टली। इसी तरीके से हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर फिर एक फिक्स टर्म के लिए, जैसे कि USA में डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं और रिपब्लिक बोलेंगे हम, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो रिपब्लिक हम बोलेंगे। क्लियर बात समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे नोट, term republic in our preamble indicates that India has an elected head called president। जो term अब preamble में यूज़ किया गया है, टर्म रिपब्लिक जो प्रियम्बल में यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है इंडिया जो है, इंडिया में एक इलेक्टेड हेड है जिसको हमने इलेक्ट किया होता है। आपको याद रखना इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो मैं
की टर्म्स बता रहा हूँ ना, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यही चीज़ें आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये भी सुनने को मिलेगा प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्टली, तो आपको ये माइंड में नहीं आएगा, तो यहाँ पर कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और इसको 5 साल के लिए हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी आपको समझना है कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। ए रिपब्लिक आल्सो मीन 2 और मोर थिंग्स। ठीक है, और भी हम देखेंगे, जैसे वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, ये भी रिपब्लिक मीनिंग होता है, इसमें कंफ्यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपब्लिक? स्टेटमेंट 1 होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। स्टेटमेंट सेकंड, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज विद इन द पीपल, ये भी ठीक है। अरे बात समझ, तो वहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसीलिए पॉलिट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का होना टॉपिक का ज़रूरी है। ये बेसिक ही आप पढ़ रहे, इसमें कोई हाई फाई हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा मतलब क्या है रिपब्लिक का? आप बोलोगे वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है वो लोगों के पास होता है, ना कि एक इंडिविजुअल के पास है। मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यही डिफाइन फिर से ये बोलता है कि लोगों के पास पावर होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो जो सॉवरेनिटी जो होती है वो लोगों के पास होती है। अरे बात समझ, ना कि एक इंडिविजुअल, एक किंग के पास होता है। या थर्ड डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होता है, कोई भी प्रिविलेज हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, हिंस ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब पब्लिक ऑफिस जो हैं वो हर एक के लिए ओपन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये नहीं कि रिच जो हैं वही पब्लिक ऑफिस में जा सकता है, पुअर नहीं जाएगा, या मेल्स ही जाएंगे तो पुअर, ये फीमेल्स नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को प्रिविलेज नहीं दे, मतलब ये प्रिविलेज ऑफिस नहीं है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास को आप जो है पब्लिक ऑफिस में नहीं ले सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक को इक्वल चांस, हर एक के लिए पब्लिक ऑफिस ओपन हमें देखने को मिलता है। मतलब प्रेसिडेंट ये नहीं है कि एक ही पर्सन जो होता है उसी को प्रेसिडेंट बनाओ और कोई नहीं बन सकता, नहीं। नॉमिनेशंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वोट किसको देना है, जैसे क्लास मॉनिटर बनाते हो, क्लास मॉनिटर बनाने के लिए हर एक को चुना जाता है, फिर बोला जाता है कि बच्चों को आप इनमें से सिलेक्ट करो किसको आप अपने सामने आगे रखना चाहते हो। तो सबके लिए एक ओपन होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो ये समझ में आ गया, आपको समझ आया होगा कि ये रिपब्लिक का मतलब क्या है। अगर आगे चलेंगे, जस्टिस, हम जैसे क्या बोलते हैं जस्टिस, तो जनरली हम नाम समझते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए हमें। ठीक है, हमें राइट्स मिलने चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बट इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जस्टिस का मतलब क्या है? इन द टर्म इन प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 फॉर्म्स। देखो, जो टर्म प्रीएम्बल, जो जस्टिस की टर्म प्रीएम्बल में यूज़ हो गई है, इसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मैंने 3 जस्टिस, सितंबर आपको याद रखना है, जिसको SEP मैंने आपको बोला था। सोशल जस्टिस भी ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बताया था पहले वाले लेक्चर में, बट यहाँ पर हम देखेंगे एज पर द प्रीएम्बल डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सारे लोगों को आपको इक्वली ट्रीट करना है विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे एंड सो ऑन। ठीक है, इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। इसने बताया कि ये लोअर कास्ट का, ये अपर कास्ट का है, सारे लोग जो हैं उनको इक्वली आपको ट्रीट करना है। इट मीन्स मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप बोलोगे हायर कास्ट का है, इसी को हम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे, बाकी कास्ट को नहीं दे देंगे, लोअर कास्ट को नहीं दे देंगे। या ये जो है इसका कलर जो है, ये इसका वाइट कलर है, हम इसको प्रेफर करेंगे, ब्लैक कलर को हम ये नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक रिलीजन है, ठीक है, इसका हिंदू रिलीजन है, इसको हम अपॉर्चुनिटी दे देंगे, बाकी रिलीजन्स को नहीं दे देंगे। ये मुस्लिम है, इसको हम अपॉर्चुनिटी दे देंगे, बाकी को नहीं दे देंगे। ये मेल है, इसको हम अपॉर्चुनिटीज दे देंगे, फीमेल को नहीं दे देंगे। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अब आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपको जो जो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज जो है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कर सकते हो। क्यों ये करना है? एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये नहीं कि सब के लिए आप जो है प्रिविलेज क्या करोगे, प्रिविलेज दे दोगे, नहीं।
आप इसमें एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आपको आगे लेकर जाना, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, वहाँ पर आप ये कर सकते हो। जैसे कि बैकवर्ड क्लास में या शेड्यूल कास्ट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसीज हैं, वुमेन्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप जो है एक सामने लाने के लिए, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है यहाँ पर आप ये एक एक्सेप्शन आप बोलोगे कि जस्टिस के लिए। जनरली आप क्या बोलते हो कि सारे लोग एक जैसे होने चाहिए, हर एक को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, बट अगर किसी क्या बोलते हैं उसको कि कोई वीकर सेक्शन है, जैसे वुमेन है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको एसटीज हैं, एससीज हैं, ओबीसीज हैं, उनको आगे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको स्पेशल प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया ये पॉइंट? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या बोल रहा है जस्टिस में कि सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन। ठीक है, और जो हैं, जो भी स्पेशल प्रिविलेज जो हैं, आप उसको नहीं दे सकते हो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन्स को। बट एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है या बैकवर्ड क्लासेस जो है, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन जैसे आप बोलते हो, जब आप आगे पढ़ेंगे, हम इक्वालिटी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपुल ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, अरे बात समझ, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, हम जो भी इनइक्वालिटी इन वेल्थ है, फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा रिच है, कोई पुअर है, तो यहाँ पर इस गैप को जो है उसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस करना, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम या प्रॉपर्टी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ गई बात, इसको हम इकोनॉमिक जस्टिस बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, आप पॉलिटिकल दिमाग में लाओ आप इलेक्शंस को, कि हर एक को राइट है कि वो वोट दे सकता है, हर एक को राइट है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका पॉलिटिकल राइट है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही आप वोटिंग राइट दे दोगे। जैसे कि आप देखोगे बिफोर इंडिपेंडेंस, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ला रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ पर जो है लिमिटेड जो हैं लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाते थे। अरे बात समझते, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब क्या है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। द आइडियल ऑफ जस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने कहाँ से लिया है, ये जस्ट सोशल हो या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, ये हमने रेशियन रेवोल्यूशन से लिया है। ये डायरेक्टली फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। अरे बात समझ, तो क्वेश्चन अगर पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल जस्टिस, आपको बोलना है सारे लोगों को, जितने भी सिटीजन, उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज, और उनको इक्वल वॉइस होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर हो गया, पॉलिटिकल ऑफिस समझ में आ गया। पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस हो या प्रेसिडेंट का ऑफिस हो या पार्लियामेंट मेंबर आपको बनना है, हर एक को एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ग्रुप ही जाएगा पॉलिटिक्स में। और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, मतलब आप जब कोई बात बोलोगे उसका वैल्यू करना है। ठीक है, ये नहीं कि इसको इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, तो हर एक के बात को वैल्यू देना, ये हमें क्या बताता है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास एक और पॉइंट आता है, दैट इज लिबर्टी। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था पहले टॉपिक पे, पहले वाले क्लास में। लिबर्टी, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, आल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। इसका मतलब है जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के एक्टिविटीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन आपको रोका जाता है, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए जो भी लोगों की एक्टिविटीज़ होती है, इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ होती है। और इसके अलावा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, और लोगों को
अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, सो दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज जो है वो डेवलप हो जाए। ये होता है लिबर्टी, मतलब एक किस्म का आप फ्रीडम माइंड में रखो, ठीक है। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट लिबर्टी तो नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आप तोड़ फोड़ करोगे, ठीक है। तो बट किसी हद तक जो है जिसमें आप पूरा एंजॉय करोगे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इसकी डेवलपमेंट हो, उस हद तक जो है लिबर्टी आपको जो है एक फ्रीडम जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। आप जो सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो, ठीक है। आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो, आपका फेथ, आपका बिलीफ जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, आपका वर्शिप जिसको भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में इसकी जो है इसको सिक्योर किया गया है, ठीक है। The liberty conceived by the preamble or fundamental right is not absolute but qualified। देखो जो लिबर्टी आपको दी जाती है ना, प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया है और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी लिबर्टी आप देखोगे आगे, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपको कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इन द सेंस कि ये अनलिमिटेड नहीं है आपको, ये क्वालिफाइड है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं विद टाइम टू टाइम। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है आपको ये, ठीक है। यहाँ आपको बोलता है अनकंडीशनल नहीं है, इसके ऊपर लिमिटेशंस लगती है, ये कंडीशनल होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, ठीक है। नोट द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मैंने आपको पहले बोला लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में दिया हुआ है, मैंने आपको कोड भी बताया था LEFT, लेफ्ट मतलब याद रखने के लिए लेफ्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और F से आपको याद रखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इसको लिया हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया, ये सारे नोट वाले जो है ना ये सारे MCQs है, ये आपके सारे MCQs है, बट ये तब ही आपको ये फैक्ट्स याद रहेंगे जब आपको थोड़ा सा पीछे कहानी पता होगी, तब आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, सब सुनते हैं ना कि इक्वालिटी इक्वालिटी, सबको पता है। इक्वालिटी का मतलब इट मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजंस ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पहले आप समझो एडुकेट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडुकेट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देखना, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, आपका आज नोटिफिकेशन आई है और आपको अब फॉर्म बोला गया कि आप फॉर्म भरो, जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है आपने फॉर्म भरा, और उसके बाद जो है ये नहीं है कि आपको 10 दिन में बोला आज फॉर्म निकाले 10 दिन में बोला जाएगा आपका एग्ज़ाम है, नहीं, आपको बोला जाएगा नहीं 15 दिन में एग्ज़ाम है, नहीं 1 महीने में एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होगा। आपको सफिशेंट टाइम दिया जाएगा प्रेपरेशन के लिए। ये होता है आपको एडुकेट अपॉर्चुनिटी दी जाए सारे इंडिविजुअल्स को, यहाँ बोल सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये होगी एक एग्जांपल, आपको एडुकेट अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ गई। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हो, फॉर एग्जांपल को किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अब उसको खुद को डिफेंड भी करना है कि मैंने ये चीज़ अरेस्ट अगर मुझे किया गया, उसके ऊपर कोई चार्ज लगे हुए और वो डिफेंड करना चाहता है खुद को, और डिफेंड करने के लिए उसके पास भी टाइम दे दो, उसको टाइम मिलना चाहिए सो दैट वो एविडेंस को इकट्ठा करे और ये बताए कि मैं इसमें जो है ये मैंने नहीं किया है या मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो उसके पास भी एक मौका मिलना चाहिए, उसके पास भी एडुकेट अपॉर्चुनिटी हो। अरे बात समझते हो, यही होता है कि ये नहीं कि आप बोलोगे कि आ जाओगे और उनको अरेस्ट करके लेकर जाओगे, या आपको नोटिफिकेशन निकाली गई है कि आपको ये फॉर्म भरना, अपने फॉर्म भरा फिर 10 दिन के बाद एग्जाम है, नहीं, सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए आपको। तो यही इट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी को आप स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हो। एंड प्रोविजंस ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी, सबको एक एडुकेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सफिशिएंट टाइम आप बोल सकते हो फॉर एन इंडिविजुअल without any discrimination. The preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर तक मैंने आपको करवाया है। द preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. ठीक है, तो प्रियम्बल जो होता है ये सारे स्टूडेंट्स को, सारे सिटीजन्स को क्या देता है, इक्वालिटी देता है, स्टेटस के बेसिस पे हो या अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल
लॉ के सामने सारे लोग एक जैसे हैं। ये नहीं कि कोई रिच है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कोई पुअर जो है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, नहीं। मतलब ये है कि एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। यहाँ पर कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर नहीं है कि किसी का कोई लोअर कास्ट का है तो कोई अपर कास्ट का उसको अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आप ये बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हर किसी को चांस होता है सक्सेस होने का, ठीक है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, अपनी लाइफ की एडवांसमेंट करना, वो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो। ये नहीं कि कुछ लोगों को ही एजुकेट किया जाए या एम्प्लॉयमेंट हो कि कुछ लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, नहीं। आप सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हो, सब फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ही भर सकता है या दूसरा नहीं भर सकता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप सभी अपेयर हो सकते हो। फिर आपका मेरिट है, वो आपके अपने हाथ है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के 3 डायमेंशन है, सिविक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? ठीक है। सिविक मतलब आप ये समझो कि हर एक को क्या होता है, सोसाइटी के अंदर सेम राइट्स हैं सबको और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब हम इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में सब लोगों को वोटिंग राइट्स होते हैं, जिनकी भी एज 18 से ऊपर है उनको वोटिंग राइट्स हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये आप बोल सकते हैं आपके पास एक सिविक इक्वालिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट इन इलेक्शंस, ठीक है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप पुअर हो, आप रिच हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, बट सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एज 18 से ऊपर है, दैट मीन्स आप क्या कर आपके पास एक इक्वल राइट दिया गया है सबको कि आप वोट दे सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो गए 3 डायमेंशन ऑफ ये। पॉलिटिकल आपको पता है, पॉलिटिकल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इकोनॉमिक मैंने ऑलरेडी आपको बताया। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ पर जो सिविक इक्वालिटी जो है उसको इंश्योर किया गया अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 17 अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टाइटल्स की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है डिस्क्रिमिनेशन, ये आप वहाँ पर इजीली देख सकते हो, ठीक है। देयर आर 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। 2 प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करना। कौन कौन सा प्रोविजन है? सबसे पहले, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। कोई भी पर्सन जो है, किसी भी पर्सन को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये इनएलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसको आप बोलोगे ये इनएलिजिबल है, तो वो आप नहीं कर सकते। इनएलिजिबल किस में? इलेक्टोरल रोल्स में, कि ये वोट नहीं दे सकते हैं। फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल, फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाता है, आप किसी भी पर्सन को ये नहीं कर सकते कि बोल सकते ये इनएलिजिबल है, ये वोटिंग इलेक्टोरल रोल में नहीं आ सकता, ये वोट नहीं दे सकता है कि इसका रिलीजन जो है ये हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी है, किसी भी रिलीजन से नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। जिस भी रिलीजन का है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इलेक्टोरल रोल में रख सकते हो। या किस रेस से है वो भी आप नहीं कर सकते हो, किस कास्ट से है वो भी आप नहीं कर सकते हो। आपको दैट मीन्स सारे लोगों को जो भी एलिजिबल होता है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है, मीट करता है, आप उसको राइट्स दे सकते हो, आपको उसको पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है अचीव होगी। तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? इसी तरीके से जो भी लोग हैं उनको आपको इक्वल राइट्स आपको देना चाहिए। आप बोल सकते हो पॉलिटिकल इक्वलिटी, जैसे कि इलेक्शंस टू द लोकसभा इलेक्शंस आप लड़ सकते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आप लड़ सकते हो। ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लोअर हाउस। ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसका, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वहाँ का लोअर हाउस होता है, और लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप लोकसभा के सीट के लिए भी लड़ सकते हो, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट के लिए भी लड़ सकते हो, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आपकी एज जो है वो मीट कर रहा है, वो क्राइटेरिया मीट कर रहा
रहा है, आपको जो है आप इलेक्शंस लड़ सकते हो। लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी एज 25 होनी चाहिए, लोकसभा की एज 25 होनी चाहिए, और जो लोग वोट दे रहे हैं वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, एट द एज ऑफ 18 या 18 से ज़्यादा आपको चुन सकते हैं। तो हर एक को जो है ये राइट या आपको इक्वालिटी दी जाती है अंडर आर्टिकल 325। ये बोला गया, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू अंडर व्हाट आर्टिकल 325 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखना आर्टिकल 39 को याद रखना, ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये होते हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दैट 36 से 51 मतलब 39 भी इसमें आ जाएगा। तो आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 39 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट्स, जो मेन हैं या जो वुमेन हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 39 आपको इंश्योर कर रहा है। क्या इंश्योर कर रहा है? कि आपको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल राइट्स होना चाहिए आपको, ठीक है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आपके पास एनफ रिसोर्सेज होने चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ आपके पास एनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए, सो दैट बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल लोगों को खाना, लोगों का शेल्टर, लोग कपड़े जो पहनते हैं, या उनका हेल्थ केयर या एजुकेशन जो है, हर उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उतने रिसोर्सेज उनके पास होने चाहिए। तो दैट हर एक को राइट मिलना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि आप स्कूल जाते हो क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ही स्कूल जाएंगे, या कोई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे ही स्कूल जा सकते हैं, नहीं, हर एक को राइट है वो स्कूल जा सकता है। दैट मीन्स एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि जब आपकी एजुकेशन ठीक हो जाएगी तो दैट मीन्स आप उसके बाद जो आपको अच्छी पढ़ाई होगी तो आपको जॉब लगेगा। आ रही बात समझ? ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इंश्योर कर रहा है कि इंडिविजुअल जो है उसकी डिग्निटी, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट पे भी वो मेंटेन रहे। दूसरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी ये बता रहा है आर्टिकल 39, क्योंकि अगर मेल्स और फीमेल्स, अगर मेल काम कर रहा है और फीमेल काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी 10 आवर काम कर रहा है, ये भी 10 आवर काम कर रहा है, अगर इसको दिन में 1000 रुपये मिल रहा है, इसको भी 1000 रुपये मिलना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर इसको 200 रुपये 500 रुपये आप दे सकते हो। या अगर कोई बच्चा जो, आप बच्चा तो नहीं बोल सकते, एक एडोलेसेंट हम बोल सकते हैं कि एज ऑफ 15 ईयर का बच्चा जो है तो वो काम कर रहा है 10 आवर्स, उसको भी यही 1000 रुपये मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गई बात? तो नेक्स्ट जो है दैट इज, एक सेकंड मैं पहले देख तो इसमें कितने हैं फ्रेटर्निटी। हाँ, ये फ्रेटर्निटी कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारा ये टर्म्स जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। आपने पढ़ा होगा ना ब्रदरहुड। इट मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग थ्रू सिटीजनशिप। क्वेश्चन आपका बनेगा कि ऐसा कौन सा प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां से हमें ब्रदरहुड की फीलिंग आ रही है? आपको बोलना है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। इसलिए तो सिंगल सिटीजनशिप में सब एक जैसे हैं, 2-3 सिटीजनशिप तो नहीं है इंडिया के अंदर। उसके बाद जो होता है हमारे पास आल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में आ रही है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और इसमें आर्टिकल 51A, मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 51A जो होता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज का डायरेक्टली क्वेश्चन है। पार्ट 4 आर्टिकल 51A, ठीक है, ठीक है। पार्ट 4A, हाँ पार्ट 4A, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 4A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो होते हैं पार्ट 4A में आता है अंडर आर्टिकल 51। इसमें एक ही आर्टिकल है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से होगा, बट यहाँ पर ये की पॉइंट मुझे याद आ गया तो आपको याद रखना है। ये क्या आपको बता रहा है? सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन की ड्यूटी है ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, एक स्पिरिट होना चाहिए कॉमन ब्रदरहुड का, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया जा रहा है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी ये समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज टू इंश्योर, ठीक है, प्रीएम्बल में क्या बताया जाता है? फ्रेटर्निटी को 2 चीज़ों को इंश्योर करना है। एक है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, इसको इंश्योर करना। मेरी बात समझ आ रही है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक सेकेंड,
1 सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो प्रियम्बल जो है इसमें जो बताया जा रहा है फ्रेटर्निटी की बात, फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर करता है? दो चीजें, एक है सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जो हमारी कंट्री जो है यहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी हमें देखने को मिल रही है। ये हमें फ्रेटर्निटी से डिफाइन हो रहा है। ये हमें कौन इंश्योर करता है? ये फ्रेटर्निटी इंश्योर करता है, ठीक है। द वर्ड इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसको ऐड किया गया है प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको आपने SSI के नाम से जाना, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। इन तीन वर्ड्स को हमने ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, ठीक है। द फ्रेज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो फ्रेज यूज किया गया है कि इंडिविजुअल डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की, इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट, ठीक है। जो फ्रेज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इस्तेमाल जो किया गया है प्रियम्बल के अंदर, ये हमें क्या इंश्योर करता है? मटेरियल बेटरमेंट प्लस मैंने लिखा है एंड मेंटेन डेमोक्रेटिक सेटअप। मटेरियल बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? मटेरियल बेटरमेंट का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, लोगों को, जो लोग होते हैं हमारे पास, जो पीपल होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है विद रेस्पेक्ट, आ रही बात समझ, और उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, और उनको फ्रीडम दी जाती हैं, आ रही बात समझ। सो दैट वो क्या करते हैं? अपनी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करे, और दूसरा वो जो होता है उनकी सोशल प्रोग्रेस हो जाए। इसको बोलते हैं मटेरियल बेटरमेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मटेरियल बेटरमेंट का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल जो है या लोग जो हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा? रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, उनको इक्वल बराबर राइट्स दिए जाए। क्योंकि अगर आपको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, आप क्या फील करोगे? आप जो है फील करोगे रेस्पेक्ट। आपको जब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप क्या फील करोगे? ये नहीं कि किसी और को दी गई है और आपको नहीं दिया जाएगा। तो सबको जब दिया जाता है, आप एक अपॉर्चुनिटी जब दी जाती है, आप फील करते हो सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाते हो। आ रही बात समझ? जैसे कि कोई पर्सन अगर काम कर रहा है, कोई वर्कर अगर काम कर रहा है और उसको फेयरली पे किया जाता है। फेयरली पे करने का मतलब क्या होता है? जो वो डिजर्व करता है उस हिसाब से उसने काम किया, जिस हिसाब से उसने काम किया उसको उस हिसाब से पे किया जाता है। जिस हिसाब से उससे जो होता है टाइम दिया होता है, उस हिसाब से उसको जो है पैसे भी मिलते हैं। तो दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं? ये हो गया डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तक ये आपको समझ आया होगा। अब लास्ट जो है हमारे पास प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? ये यहाँ पर आपको समझना है। ये हम कल करेंगे, प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अमेंडेबिलिटी भी देखेंगे। कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही पेज है। ये हम कल करेंगे, और इवन कि मैं इसको यहाँ पर ही कंप्लीट करूँगा, सो दैट आपका जो है नेक्स्ट क्लास जो है उसी तरीके से फिर आ जाएगा। इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आई थिंक यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा कि, और दूसरा जो है थोड़ा सा इसको आपको समझना भी है। तो आप जो PDF मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, इस PDF को डाउनलोड करोगे टेलीग्राम पे, और इसके ये नोट्स रखोगे और इनको एक दो बार देखना, और आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये मैं आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज से करवा रहा हूँ, जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको पॉलिटी है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सोर्स से आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।